चलो, हाँ जी, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं? गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बोलो। मूव्स क्या क्या थे स्ट्रैटेजी बनाने योर मार्केट पोजीशन। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? उनकी विजन जानना, मिशन जानना, उनको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करना ताकि पता चले वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव बना सके। फिर स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप आइडेंटिफाई, इसमें कौन है हमारे कॉम्पिटिटर्स, उनका मार्केट शेयर क्या है। फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड कैसे करोगे? मैगजीन्स एक्सेट्रा, उनसे पता चल जाएगा कि वो क्या प्रोडक्ट एंड क्या सर्विसेज को ऑफर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या अच्छा ऑफर कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट अच्छा है, क्या मार्केटिंग अच्छी है, कस्टमर उनसे सामान क्यों खरीदता है। देन उसका एक क्वेश्चन नेटवर्क, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। फिर उनकी वीकनेस, उनकी कमियां क्या क्या है, क्या क्या है। रिव्यूज और रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं। फिर पुट ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी हम क्या करें ताकि उनके गैप को फिल कर सकें, हमें अपने आप को और कहाँ इम्प्रूव करना है और उनकी कमियों का हमें कैसे फायदा उठाना है। देन जब भी आप स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हो तो उसके 3 स्टेप्स थे। क्या क्या? सबसे पहले आप एनालाइज करते हो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फिर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स करते हैं, उसमें से बेस्ट को चूज कर लेते हो। इश्यूज क्या आते हैं? टाइमलाइन मतलब स्ट्रैटेजी इज नॉट अ मशीन, इंस्टॉल की और वो चलने लग गई। इवॉल्व ओवर द टाइम, जो पास्ट में आपने डिसीजंस लिए होंगे उसी का आउटकम होता है आज क्या स्ट्रैटेजी आपकी बनेगी। Then balance between internal and external environment. Perfect balance होना possible नहीं है, workable balance होना चाहिए। Then risk, क्योंकि हम environment में वर्क करते हैं, risk होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Risk internal, external, short term, long term। Internal मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोप अप कर सकूं डिमांड से। एक्सटर्नल मतलब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। शॉर्ट टर्म जिसका इम्पैक्ट थोड़े समय के लिए पड़ा था और लॉन्ग टर्म जिसका इम्पैक्ट लंबे समय के लिए पड़ा था। अगर आप शॉर्ट टर्म को तुरंत ठीक नहीं करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? डिब्बा समझाते हैं, पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा, फिर समझाते हैं। हाँ जी बच्चों, फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या क्या है? कस्टमर में क्या क्या है? उसकी सेगमेंट्स। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या क्या था? फिर मार्केट एनालिसिस में क्या क्या था? फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या क्या था? सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। फिर अपन ने पढ़ा इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल में क्या क्या था?
फैशन, अकाउंटेंट्स, फिर था डिटरमिनेंट एनालिसिस, इसमें क्या देखते हो, फाइनेंशियल रिसोर्स, कितनी ह्यूमन रिसोर्स है अपने पास, कितनी सेल्स प्रॉफिट, कितना ग्रोथ हुआ एक्सेट्रा। एक्सटर्नल से मिलेगा अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, इंटरनल से मिलेगा स्ट्रेंथ, मिलाकर ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, उसमें से बेस्ट को चूज कर लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको रिव्यू करेंगे। वेरी गुड। हाँ, क्या समझ में नहीं आया था वो डब्बा? Risk, short-time risk, errors in interpreting the environment cause strategic failure. Short-term ये examples हैं बच्चे। कई बार क्या होता है हम कि environment को ढंग से समझ नहीं पाते, उसकी वजह से मेरी strategy fail हो गई, तो थोड़े समय के लिए उसका मेरे को impact पड़ा। Long-term risk क्या हो सकता है? Changes in the environment lead to obsolescence of strategy. एनवायरमेंट चेंज की वजह से मेरी स्ट्रैटेजी पूरी ऑब्सोलीट, पूरी बेकार हो गई। एक तो होता है कि थोड़ी सी कम इफेक्टिव है, जितना मैंने सोचा उतनी इफेक्टिव नहीं। एक मैंने उस पर वर्क नहीं किया तो वो मैं उसी स्ट्रैटेजी पे काम करती जा रही हूँ, फिर भी एनवायरमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो मेरी पूरी स्ट्रैटेजी क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई। देन शॉर्ट टर्म रिस्क और क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विद द डिमांड्स। ये समझ में आता है जो अपन ने पढ़ा था कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी मशीन्स, इतना स्टाफ नहीं है कि मैं बाहर में जो मेरी डिमांड आ रही है उसको कोप अप कर सकूं। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होगा? इनकंसिस्टेंसीज विद द स्ट्रैटेजीज आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंसेस। इनकंसिस्टेंसी विद द स्ट्रैटेजी, आपकी जो स्ट्रैटेजी है और आपका जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है, मैच नहीं करते। are developed on account of changes in the internal capacities and preferences। तो आपकी कैपेसिटी इंटरनल चेंज हो गई, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, पर आपने स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया एज पर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो स्ट्रैटेजी आपकी कंपैटिबल नहीं है। आया समझ में? ये एग्जाम्पल्स हैं, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिस्क आप लिखेंगे तब आप ये एग्जाम्पल्स को काम में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अपन ने कल पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी को अगर मुझे एनालाइज करना है तो दो चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, एक तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव और एक अपन ने पढ़ा था सॉर्ट एनालिसिस। आज अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये टॉपिक कभी भी एग्जाम में पूरा एक साथ नहीं पूछेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, पर वो एक एक पॉइंट आपसे बहुत डिटेल में पूछ सकता है, तो हर पॉइंट हमें बहुत डिटेल में अच्छे से याद करना है। हाँ जी, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बच्चों इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स जिनका बिजनेस सेम होगा, जो सेम सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए compete कर रहे हैं, उन सारी फर्म्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कह देते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। आपको कुछ भी नया बिजनेस शुरू करना है या पुराना काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप उस इंडस्ट्री के बारे में जानो। अगर मुझे कपड़े का काम शुरू करना है तो पहले मुझे कपड़ा बाजार के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कपड़ा बाजार में क्या क्या है, कौन लोग हैं, कितना कंपटीशन, कहाँ बिकता है कपड़ा, कहाँ नहीं बिकता, कौन सी क्वालिटी का बिकता है, ये सारे ज्ञान आपके पास होने चाहिए। तो इंडस्ट्री पता चल गया आपको क्या होता है। इकोनॉमिक फीचर्स कौन से हैं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री का मार्केट साइज कितना है, उस इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और हर कॉम्पिटिटर का साइज या शेयर कितना है, कंपटीशन लोकल है या रीजनल है या नेशनल है या ग्लोबल है, इंडस्ट्री की अभी ग्रोथ पोजीशन क्या चल रही है। कल मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेजेस होती हैं कोई भी प्रोडक्ट की: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में मैं मेरा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ उसकी अभी ग्रोथ स्टेज क्या है, अभी वो इंट्रोडक्शन में, ग्रोथ में, मैच्योर में या डिक्लाइन। अगर डिक्लाइन में तो ऑब्वियसली आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इंडस्ट्री की अभी ग्रोथ पोजीशन क्या चल रही है, अर्ली डेवलपमेंट वाली स्टेज में है या फिर वो रैपिड ग्रोथ या सैचुरेशन या डिक्लाइन वाले पॉइंट में है। उस इंडस्ट्री में बायर्स कितने हैं और हर बायर का साइज कितना है, आप कितना बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। जो ये वाला पॉइंट है ये हमें चैप्टर नंबर 4 में हमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। काटना नहीं है, ये वाली लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हमें वहां समझ में आएगी, वहां समझेंगे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है।
तो इकोनॉमिक फीचर्स में कितनी उस इंडस्ट्री में स्मॉल कंपनीज हैं और कितनी डोमिनेंट कंपनीज हैं, उस इंडस्ट्री में कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हैं या वीकली डिफरेंशिएटेड हैं या सारे प्रोडक्ट सेम सेम से हैं, क्या इंडस्ट्री के जो पार्टिसिपेंट्स जो सेलर्स हैं वो सारे के सारे एक जगह पे ही सिचुएटेड हैं या फिर वो फैले हुए हैं। जैसे कि साड़ीज एंड डायमंड्स का ज़्यादातर बिजनेस कहाँ पे है, सूरत में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर बिजनेस कहाँ पे है, बैंगलोर में है। वेदर हाई कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव, हाई कैपेसिटी मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है या फिर कैपिटल इंटेंसिव आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अबव एवरेज मिल रहे हैं या बिलो एवरेज मिल रहे हैं। लर्निंग कर्व का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लर्निंग कर्व मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो ये सारे इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं इंडस्ट्री के। क्या क्या इकोनॉमिक फीचर्स अपन ने देखे बच्चों, इंडस्ट्री में सबसे पहले अपन देखेंगे उस इंडस्ट्री का मार्केट साइज कितना है, देन कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं उनका साइज कितना है, कितने बायर्स हैं उनका साइज कितना है। साइज से रिलेटेड 2 पॉइंट्स कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और कितने बायर्स हैं। फिर आप इसमें देखोगे इंडस्ट्री की अभी ग्रोथ पोजीशन क्या चल रही है, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है, डेवलपमेंट स्टेज में है या फिर मेच्योरिटी वाली स्टेज में या डिक्लाइन वाली स्टेज में। इंडस्ट्री में कितनी कंपनी स्मॉल है, कितनी कंपनीज डोमिनेंट है, कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली डिफरेंशिएटेड हैं या फिर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स एक जगह पे सिचुएटेड हैं या फिर फैले हुए हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अबव एवरेज मिल रहे हैं या अबव एवरेज मिल रहे हैं या फिर बिलो एवरेज, दूसरी इंडस्ट्री से कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मेरे साथ बोलने की कोशिश करो क्या क्या इकोनॉमिक फीचर्स हैं इंडस्ट्री के। पहला मार्केट साइज, फिर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स उनका साइज, नंबर ऑफ बायर्स उनका साइज, इंडस्ट्री की ग्रोथ पोजीशन क्या चल रही है, अभी अर्ली स्टेज में है, डेवलपमेंट में, मैच्योर में या डिक्लाइन में है, फिर कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर कितनी स्मॉल कंपनीज कितनी डोमिनेंट कंपनीज, प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है या फिर सेम सेम से हैं, सारे बायर्स एक जगह, सारे कॉम्पिटिटर्स एक जगह क्लस्टर्ड हैं या फिर फैले हुए हैं, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, रिटर्न्स अबव एवरेज मिल रहे हैं या बिलो एवरेज मिल रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल, शायद 10-11 पॉइंट्स हो गए। लर्निंग कर्व मतलब जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करते हैं उससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है या ज्यादा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा भी हो सकती है, पढ़ा हुआ है अपन ने। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक लेवल के बाद अगर ज्यादा होता है तो उससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा भी आ सकती है, हाँ या ना। अपन ने पढ़ा था इकोनॉमीज में, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज में तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम, डिसइकोनॉमीज में एक लेवल के बाद अगर आप और ज्यादा करते हो तो मिस मैनेजमेंट, मिस कोऑर्डिनेशन, मिस कम्युनिकेशन होता है, इससे कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आनी शुरू हो जाती थी। तो लर्निंग कर्व मतलब जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। तो आपके ऊपर लर्निंग का क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, 10-11 फीचर्स हैं, हम बोलने की कोशिश करते हैं। हमें कितने याद है, कितने याद है। पहला मार्केट साइज, कितने कॉम्पिटिटर्स उनका साइज, कितने बायर्स उनका साइज, इंडस्ट्री की अभी स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन में है, ग्रोथ में है, मैच्योर में है या डिक्लाइन में है। फिर स्मॉल कितनी कंपनीज है, डोमिनेंस कितनी कंपनी, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, बायर। लर्निंग कर्व का क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोडक्ट्स हाईली डिफरेंशिएटेड है या फिर वीकली डिफरेंशिएटेड या आइडेंटिफाइड, कॉम्पिटिटर सारे एक क्लस्टर्ड है या फिर फैले हुए हैं। लर्निंग कर्व, हाँ, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अबव एवरेज मिल रहे हैं या बिलो एवरेज मिल रहे हैं। एक बार सब मेरी हेल्प के बिना खुद बोलने की कोशिश करो और देखो हम कितने, प्लीज बिना देखे बोलना, देखना कितने बोल पा रहे हो, काउंट करते चलना। हाँ जी, उधर से विनय कितने बोल पाए बेटा,
3 4। आप बेटा सौम्य 6 10। इधर से कृष्णा 5। स्नेहा कितने पॉइंट्स बोले बेटा? 2 क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था, फोन में था, हम अपनी फोटो देख रहे थे। कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ ना? अच्छा फोन आ रहा था क्या? सॉरी, आते हुए को अपन ऐसे देखते हैं। हाँ जी शिवांगी कितने बोले बेटा? 8। सारे सारे मतलब कितने हैं? पता नहीं कितने हैं। चलो आपने कितने बोले? 5 6 4 5 10 6 5 10। अरे रुको आपका नंबर नहीं आया। राधा का 7 2 4 ही बोले। चलो अच्छी बात है। राधिका 8 10 8 10। हाँ आप बोलो बेटा कितने बोले? 3 4 6। चलो ठीक है, कुछ तो याद है, मतलब किसी को 0 नहीं बोला किसी ने भी, कि सबको 2 4 पॉइंट्स तो याद हुए। तो ये हमने क्या पढ़े? ये हमने पढ़े डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री को जब एनालाइज करते हो तो आप देखते हो इंडस्ट्री के फीचर्स क्या क्या है। फिर नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दी कंपटीशन, ये सीक्वेंस में याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कैसे भी कुछ भी याद कर सकते हैं आप लोग। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दी कंपटीशन, इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है कंपटीशन। तो यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, हर फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उस कंपटीशन में, हर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है कंपटीशन के लिए, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। फोर्सेस, ये जो अपन फोर्सेस पढ़ेंगे ये भी अपन बहुत डिटेल में इलैबोरेशन में अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस दिए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है कंपटीशन में। कौन से? हाँ फोर्सेस मतलब जैसे ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि बार्गेनिंग, आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जिसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वर्क करता है या नहीं करता है तो आपको बायर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्या पता मेरी इंडस्ट्री ऐसी हो जहाँ सप्लायर्स भी बार्गेन करते हैं। सप्लायर्स कब बार्गेन कर सकते हैं, कुछ आइडिया? सप्लायर्स कैसे बार्गेन करेंगे? रॉ मटेरियल महंगा कर देंगे, क्योंकि 2 4 ही सप्लायर, उनको पता है इसको खरीदना तो हमसे ही पड़ेगा ना, जाएगा कहाँ पे वो, तो वो उसकी भी प्राइस वो बढ़ा सकते हैं। तो उनकी बार्गेनिंग पावर वर्क करती नहीं करती। कोई नया एंट्रेंट आ गया उसकी वजह से हमें थ्रेट हो सकता है, जैसे टेलीकॉम में जियो आ गया तो उसकी वजह से सबको थ्रेट हुआ, कंपटीशन उनका चेंज हो गया, कंपटीशन लेवल। थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट आते ही मुझे थ्रेट होता है कि मेरी सेल्स कम हो जाएंगी। राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स का मतलब होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अभी करंट प्लेयर्स में। बहुत स्टिफ अगर कंपटीशन हुआ तो सबका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, पर अगर लाइट कंपटीशन है तो सब लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सारे फोर्सेस होते हैं, ये अपन डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन में अपन देखते हैं कि कितना इंटेंस है कंपटीशन, कौन से फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं कंपटीशन में। कौन से फोर्सेस हैं, नाम बताओ बच्चों? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स एंड राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन के रीजंस, नंबर ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे बहुत सारे, नेटवर्क कवरेज, किसने, एयरटेल ने कितना कवर कर रखा है, जियो ने कितना किसका कस्टमर बेस है, कंटिन्यू नए प्लेयर्स एंटर होते जा रहे हैं, पहले एयरटेल था फिर जियो आ गया, कोई और कंपनी भी आ सकती है, एंड वो लोग सब कस्टमर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं। मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज का मतलब वर्थ देते हैं कस्टमर को, जो पैसा लिया उसके बदले कॉल तो देंगे ही देंगे फ्री कॉलिंग, प्लस उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे, उससे कस्टमर्स ज्यादा आपसे सेटिस्फाई रहते हैं। जैसे आजकल टेलीकॉम कंपनीज क्या करती हैं, आपको कॉल के साथ नेट तो देगी, प्लस आजकल लोग प्राइम और ये सब चीजें, हॉटस्टार, ये भी यूज में बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इनका सब्सक्रिप्शन 1 साल का फ्री दे दिया, 6 महीने का फ्री दे दिया।
इससे क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो नेचुरल इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन की कंपटीशन कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, ये फोर्सेस का कितना कंट्रीब्यूशन है कंपटीशन में, वो अपन समझेंगे। कौन से फोर्सेस हैं बच्चों? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ट्रेड फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, rivalry among the current players and trade from substitutes। अभी तक अपन दो अपन पॉइंट्स पढ़ चुके हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। पहला पॉइंट पढ़ा डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, सेकंड आपने पढ़ा नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज ट्रिगर ऑफ चेंज। ट्रिगर ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपन वो सारे फोर्सेस पता लगाएंगे और उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कंपटीशन में। वो सारे फोर्सेस मतलब प्राइस की वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, प्राइस कोई कम कर रहा है, जियो ने आते प्राइस कम कर दी, कंपटीशन बढ़ गया। क्वालिटी की वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, हाँ। तो अपन ये सारे फोर्सेस यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिगर ऑफ चेंज में कि कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं। ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब जिन फोर्सेस की वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है और उन फोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपटीशन के ऊपर, वो सब के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं, फिर फाइंड और एनालाइज करो कि हर एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। पहले आप आइडेंटिफाई करो प्राइस में भी 3 हो सकते हैं, प्राइस लो हो सकती है, हाई हो सकती है और मिड हो सकती है। क्वालिटी भी लो, मिड और हाई हो सकती है। मार्केट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, ये भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं। आप सर्विसेज लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर कर रहे हो या अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफर कर रहे हो, तो पहले अपन ये सारे फोर्सेस ढूंढे कौन से हैं। फिर हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइस लो का कितना है, प्राइस हाई का कितना है, प्राइस मीडियम का कितना है, क्वालिटी लो का कितना है, क्वालिटी मीडियम का कितना है, क्वालिटी हाई का कितना है, सर्विस ऑफर्ड लिमिटेड टाइम का कितना है और सर्विस अनलिमिटेड टाइम का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो यहाँ पे पता लगाते हैं। तो ये जो ड्राइविंग फोर्सेस है इन्हीं को क्या कहा जाता है, डोमिनेंट फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से जो आपकी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, इसलिए इनको डोमिनेंट फोर्सेस या ड्राइविंग फोर्सेस कहा जाता है। कुछ ड्राइविंग फोर्सेस के एग्जांपल लाइक प्राइस या कॉस्ट कम आ रही है तो भी कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। प्राइस कम कर रहे हो, कॉस्ट और प्राइस सेम चीज होती है, अलग अलग कॉस्ट क्या होती है, जो बनाने में लगती है, प्राइस जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो आपकी कॉस्ट कम है तो भी कंपटीशन क्रिएट होगा, प्राइस कम है तो भी कंपटीशन क्रिएट होगा। इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, तो आजकल नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मार्केट इनोवेशन, मार्केट आजकल बहुत इनोवेटिव हो गया, लोग टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, इंटरनेट पे भी एडवर्टाइजमेंट, टीवी को मीडिया काम में लेते हैं, इंटरनेट को प्रोडक्ट में आप इनोवेशन कर रहे हो, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नई फर्म्स एंटर कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, आपके पास फंड्स कितना इजीली अवेलेबल है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे फंड्स इजीली नहीं मिलते और कुछ इंडस्ट्रीज में आपको फंड्स इजीली मिल जाते हैं। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का यूज, आजकल सब लोग इंटरनेट और ई कॉमर्स का यूज में ले रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग जो परफॉर्म करते हो वो उसको क्या कहते हो, ई कॉमर्स। तो आजकल बहुत लोग इसको काम में ले रहे हैं ताकि नए कस्टमर्स तक पहुंच सके। तो ये सारे अपने ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिनकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं बच्चों? कॉस्ट, प्राइस कम करना, इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स एंड इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। वापस बोलो कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं? कॉस्ट कम, प्राइस कम, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, इजी एंट्री एग्जिट ऑफ द फर्म्स एंड इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का यूज। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। कौन से एक बार रिवाइज करें, आराम से करेंगे धीरे धीरे। पहला पॉइंट था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सेम लेवल ऑफ कस्टमर्स के लिए कंपीट करते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? पहला था मार्केट साइज, फिर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड उनका अभी तो है आधी घंटा, तो कम से कम ट्राई। हाँ जी बच्चों,
मार्केट साइज, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनका साइज कितना है, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, उनका साइज कितना है, फिर स्मॉल एंड डोमिनेंट फर्म्स कितनी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टेज क्या है, अभी अर्ली पे है, डेवलपमेंट में, मैच्योर में या डिक्लाइन स्टेज में पहुंच चुकी है, फिर टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, सारे पार्टिसिपेंट्स एक जगह हैं या फैले हैं, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, उनके प्रोडक्ट्स वीकली डिफरेंशिएटेड हैं या हाईली डिफरेंशिएटेड हैं, लर्निंग कर्व का क्या इफेक्ट आ रहा है, बिलो एवरेज मिल रहा है या अबव एवरेज रिटर्न्स मिल रहे हैं, अरे बोलना है, अरे बोलना है। हाँ जी, नेक्स्ट था नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन। इसमें अपन इंटेंसिटी, कंपटीशन कितना इंटेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो पता लगाते हैं। माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस दिए हैं कंपटीशन के, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट फ्रॉम राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। फिर अपन ने पढ़ा ट्रिगर ऑफ चेंज। ट्रिगर ऑफ चेंज में अपन वो सारे फोर्सेस के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। पहले 2 स्टेप्स हैं, पहले आइडेंटिफाई करो कौन से फोर्सेस हैं और हर एक का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है। ड्राइविंग फोर्सेस को क्या बोला जाता है, डोमिनेंट फोर्सेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसी से इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं बच्चों? मार्केट ऑपरेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स यूज। टोटल 5-6 पॉइंट्स है, कुछ याद है? चलो ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द कंपनीज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन। अब अपन देखेंगे कि कंपनीज में मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सबसे ज्यादा वीक है। देखो बच्चों ध्यान दो, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पोजीशन। क्योंकि आपने देखे इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट होता है। कौन से वेरिएबल्स हैं? पढ़ा दो आप इधर पे। 2 मिनट अपन ने देखा बहुत सारे वेरिएबल्स पे कंप्लीट करते हैं। प्राइस कम, कॉस्ट कम, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इनोवेशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं। अभी रुकना है 2 मिनट रुकना, 2 मिनट 2 मिनट